नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। निर्झरणी और केसीएन क्लब के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आज 14वें अंक तक पहुंच गया है और सभी रचनात्मक साहित्यकारों ने, कवियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए संपूर्ण निर्झरणी की टीम आप सबकी आभारी है। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि इसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति में भारत सहित विश्व के तमाम देशों में कोविड-19 का माहौल है। ऐसे में लोगों को घरों में कैद हो जाने जैसी स्थिति बनी हुई है। कवियों और कविता प्रेमियों के लिए निर्झरणी ने यह मंच की शुरुआत की और उसी के अंतर्गत लोगों का प्यार मिलता रहा, कवियों का सहयोग मिलता रहा और दर्शकों ने लगातार प्रशंसा करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया और आज हम 14वें अंक तक पहुँचे हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम यह दर रविवार को आयोजित रहता है और देश के तमाम छोटे बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े रचनाकार इस कार्यक्रम की सराहना भी कर रहे हैं और अपना भरपूर सहयोग भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर सभी से आग्रह निवेदन करूँगा कि अनावश्यक कहीं बाहर न निकलें। अगर किसी विशेष आवश्यकता के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो जो भी नियम पालन के लिए आपको सौंपे गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए आप घर से बाहर निकलें। अब रचनात्मक कार्यों की तरफ आते हैं। आज का हम पहले कवि को बुलाने से पहले उनके शान में दो शब्द बोलेंगे। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। अब मैं आज के अपने पहले कवि और बेहद ही हुनरमंद कलाकार, लेखक, हर तरह की रचनाओं को देने वाले, चाहे वो भौतिक युग में हो, दैविक युग में हो, वास्तविक दृश्यांकन हो, प्रेम गीत हो, हमारे कवि प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी को, और मैं उनको पटल पर उपस्थित होने के लिए आग्रह करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मां शारदे को प्रणाम करता हूं। कला और साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी के इस मंच को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, काफी समय बाद इस मंच पर मुलाकात हो रही है और इन दिनों काफी कुछ बदल चुका है। मौसम काफी बदल गया है, गर्मी खत्म हो चुकी है और बरसात का मौसम शुरू हो गया है। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ परेशानियां भी शायद कम हुई हैं। कोरोना कम हो रहा है, तो ऐसे मौसम में सोचता हूं कि आपके सामने एक प्रेम गीत प्रस्तुत करूं। मेरा मन प्रेम गीत गाने का कर रहा है। 4 लाइनों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। तेरे होठों पे सनम अपना तराना लिख दूं,
तेरे होठों पे सनम अपना तराना लिख दूं, प्यार में डूबा हुआ एक फसाना लिख दूं। तू जो कह दे तो तेरे नाम मोहब्बत की कसम, तू जो कह दे तो तेरे नाम मोहब्बत की कसम। ये जमीन आसमान सारा जमाना लिख दूं, ये जमीन आसमान सारा जमाना लिख दूं। और इन 4 पंक्तियों के साथ अब मैं आपके सामने एक प्रेम गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी का मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रेम गीत, ऐसी नजरों से मुझको ना देखा करो। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो, मेरे सीने में दिल है धड़क जाएगा। फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया, फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया। तेरी उल्फत में ये दिल बहक जाएगा। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो, मेरे सीने में दिल है धड़क जाएगा। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो। धड़कने मेरी बढ़ जाती है जाने क्यों, जब मिला कर के नजरें झुका लेते हो। धड़कने मेरी बढ़ जाती है जाने क्यों, जब मिला कर के नजरें झुका लेते हो। जब गुजर जाती है हद से बेताबियां, तब क्यों जुल्फों में चेहरा छुपा लेते हो। मुस्कुरा कर के कह देते हो अलविदा, मुस्कुरा कर के कह देते हो अलविदा। हुस्न कब तक छुपेगा महक जाएगा। फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया, तेरी उल्फत में ये दिल बहक जाएगा। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो। लीजिए, दूसरा बंद है। सोचता हूँ बता दूं तुम्हें हाल दिल, सोचता हूँ बता दूं तुम्हें हाल दिल। सामने पर जुबां काम करती नहीं, देख ली कोशिशें कर के मैंने बहुत, देख ली कोशिशें कर के मैंने बहुत। दिल की चाहत जुबां पर उतरती नहीं। सीख लो पढ़ना, सीख लो पढ़ना आँखों से दिल की कशिश, सीख लो पढ़ना आँखों से दिल की कशिश। जामे उल्फत किसी दिन छलक जाएगा। फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया, फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया। तेरी उल्फत में ये दिल धड़क जाएगा। फिर न कहना कि ये तूने क्या कर दिया। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो, मेरे सीने में दिल है धड़क जाएगा। ऐसी नजरों से मुझको न देखा करो।
धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, नाम ही प्रभुनाथ जी है, तो उसी तरह से कृपा बरसाए आज श्रोताओं के ऊपर। और बहुत ही सुंदर प्रेम स्नेह की एक सुंदर रचना हमारे प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी ने श्रोताओं को दिया। तेरे होठों पे सनम अपना तराना लिख दूं, तेरे होठों पे सनम अपना तराना लिख दूं, प्यार में डूबा हुआ एक फसाना लिख दूं। बहुत ही खूब, हमेशा से एक सुलझे हुए मिजाज के कवि प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी। इधर बीच काफ़ी व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण मंच पर उपस्थित नहीं हो पाते थे। हर कार्यक्रम उन्होंने देखा और उनमें हर कार्यक्रमों में उन्होंने अपना विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया और निरंतर निर्झरणी के सहयोग में बने रहे। और आज उन्होंने अपनी रचना से सभी को मंत्रमुग्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ कवि प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी। और ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह निर्झरणी को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम में अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में कुछ शब्द कहूँगा। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, तो रिश्ते में कसमों का कोई काम नहीं होता। दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे भोजपुरी और हिंदी कविता का समावेश रखने वाले कवि विनय शर्मा दीप जी को कि वह पटल पर उपस्थित होकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। नमस्कार मित्रों, आज आपके सबके सामने मैं उपस्थित हूँ लेकर बेरोजगारी जैसे शब्द जिसके पीछे छिपा है एक पिता का दुख, जो आज के माहौल में अपने बच्चों को बेरोजगार देखता हुआ कहता है। देखिए कवि क्या कहना चाहता है पिता के ज़बान से। बेटवा हमार अब जवान हो गइल, बेटवा हमार अब जवान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। अब क पढ़ैया चुबेला यसमनवा, खेतवा कियारी न बाटे कजनवा। अब क पढ़ैया चुबेला यसमनवा, खेतवा कियारी न बाटे खजनवा। हो मतलब के साथी, मतलब के साथी जहान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। पिता का दर्द देखिए दूसरी पंक्ति में कि पार कैसे होई हो नैया भंवरिया, घुस बिन मिले न कतहूं नौकरिया। पार कैसे होई हो नैया भंवरिया, घुस बिन मिले न कतहूं नौकरिया। धैले फिकरिया दुख दुकान हो गइल, हो धैले फिकरिया दुख दुकान हो गइल,
लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। मेहनत के दाम ना खलेला मजूरी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि काम 12 घंटा और वो भी कंटेंट खाता में काम ज़्यादा और मजदूरी कम। उस पे कहना बा कि मेहनत के दाम न खलेला मजूरी, पेटवा के खातिर करेला हजूरी। मेहनत के दाम ना खलेला मजूरी, पेटवा के खातिर करेला हजूरी। पूछ जनी हाल ओ पूछ जनिहाल तन पिसान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। और लॉकडाउन में घर पे बैठते बैठते एकदम उदास होकर लड़का किस तरह से दिख रहा है, क्या कह रहा है देखिए। घर माँ उदास दीप लौके लवई से, तरस पपीहा स्वाति बूंद बिना जैसे। घर माँ उदास दीप लौके लवई से, तरस पपीहा स्वाति बूंद बिना जैसे। राहु के तो भद्रा में, राहु के तो भद्रा में चान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। बेटवा हमारे अब जवान हो गइल, बेटवा हमारे अब जवान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल, लाल रोटिया बदे गेहूं धान हो गइल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, हमेशा की तरह चित परिचित विनय शर्मा जी ने आज फिर अपनी रचनाओं से वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी और मजबूरी में से सनी हुई जो परिवार के, पिता के, बड़े भाई के जो दर्द है वो बताने का प्रयास किया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि विनय शर्मा जी एक अच्छे रचनाकार हैं और आज उन्होंने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को अपने परिचय में स्वयं ही प्रतिबिंबित कर दिया। और उन्होंने आज की रचना में हम लोगों को एक संदेश भी दिया है कि हमें समाज की इन स्थिति को जान के ही कदम उठाना चाहिए। बेरोजगारी का दर्द अपने कविता में उन्होंने कूट कूट कर पिरो कर आपके सामने प्रस्तुत किया। और पूरे निर्झरिणी टीम की तरफ से, कवियों की चौपाल टीम की तरफ से मैं विनय शर्मा जी का खूब खूब आभारी हूँ और आग्रह करूँगा कि आगे भी मंच पर वह उपस्थित होते रहेंगे। अब अगले कवि को बुलाने से पहले मैं उनकी शान में 4 लाइनें अल्फाज करूँगा। अपना ज़माना आप बनाते हैं, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो हैं कि जिनको ज़माना बना गया। हमारे मंच की चित परिचित कवियत्री उमा त्रिगुनाथ जी लखनऊ से हैं। हमेशा से अपने अलग अंदाज में और हमारी सोच से भी अलग पिछले
1-2 अंक पहले उन्होंने एक रचना बच्चों के लिए दी थी। बच्चों में उस रचना का बहुत बड़ा उत्साह रहा। मैंने कई बच्चों से पूछा कि कैसा लगा आपको, तो बच्चों ने बोला कि नहीं, बहुत ही सुंदर रचना थी। और मैंने महसूस किया कि उम्र के इस दहलीज पे भी उन्होंने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए हर एक तरीके से अपनी रचनाएं बनाई हैं। और आज मैं उनको आग्रह करूंगा कि वह मंच पर उपस्थित होकर आज फिर कुछ अनोखा आपके सामने प्रस्तुत करें। उमा तिगुनायत जी। मेरी इस रचना में भारत देश से संबंधित कुछ उद्गार हैं। देश की शान को बढ़ा दिया है, देश की शान को बढ़ा दिया है, नया मुकाम हमने पा लिया है। देश की शान को बढ़ा दिया है, नया मकाम हमने पा लिया है। जो कुरीतियां भरी थी नस नस में, जो कुरीतियां भरी थी नस नस में, उनका अनुभव हमें करा दिया है। देश की शान को बढ़ा दिया है। कर्ज बेकार और आलस को, कर्ज बेकार और आलस को दूर करके हमने दिखा दिया है। देश की शान को बढ़ा दिया है। शक्ति, श्रम, शांति मिल बने संगम, शक्ति, श्रम, शांति मिल बने संगम। हमने तो स्वर्ग को बना लिया है, हमने तो स्वर्ग को बना लिया है। देश की शान को बढ़ा दिया है। दूर दूर फैल गया, दूर दूर फैल गया है ये नाम भारत अब, दूर दूर फैल गया है ये नाम भारत अब। शांति दूत बन धरा पे, शांति दूत बन धरा पे, अब तो भारत छा गया है। शांति दूत बन धरा पे, अब तो भारत छा गया है। देश की शान को बढ़ा दिया है। अंतिम है, ऐ उमा, ऐ उमा आज तू नजर तो उठा, ऐ उमा आज तू नजर तो उठा। बाग में अब बसंत आ गया है, बाग में अब बसंत आ गया है। देश की शान को बढ़ा दिया है, नया मकाम हमने पा लिया है। जो कुरीतियां भरी थी नस नस में, उनका अनुभव हमें करा दिया है। हमारे देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। माँ को, भारत माँ को एक अर्घ अर्पण कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अर्घ। हम न किसी से झुके हैं, हम न किसी से झुकेंगे, हम न किसी से झुके हैं, हम न किसी से झुकेंगे। हैं वतन के वीर सिपाही, हैं वतन के वीर सिपाही, आगे हम बढ़ते रहेंगे। हम न किसी से झुके हैं, हम न किसी से झुकेंगे। मत फूट का बीज ये बोना, मत फूट का बीज ये बोना, मन किस्मत को तुम रोना, मत किस्मत को तुम रोना। हम फैलाएंगे बाहें, हम फैलाएंगे बाहें, आकाश को हम छू लेंगे। हम न किसी से झुके हैं, हम न किसी से झुकेंगे। है वक्त का आया मौसम, है वक्त का आया मौसम, हो जाए मिलकर एक। है वक्त का आया मौसम, हो जाए मिलकर एक। हो बूढ़े या फिर बच्चे, सब नवजीवन भर लेंगे। हो बूढ़े या फिर बच्चे, सब नवजीवन भर लेंगे। हम न किसी से झुके हैं,
हम न किसी से झुकेंगे। भारत माँ के चरणों में, भारत माँ के चरणों में जीवन का अर्घ चढ़ाओ। भारत माँ के चरणों में जीवन का अर्घ चढ़ाओ। आया जो कभी भी मौका, आया जो कभी भी मौका, हम लहू भी अपना देंगे। आया जो कभी भी मौका, हम लहू भी अपना देंगे। हम वतन के वीर सिपाही, आगे हम बढ़ते रहेंगे। बहुत ही सुंदर रचना। आज उन्होंने फिर से एक नया आयाम दिया देशभक्ति गीतों का, और बहुत ही सुंदर देशभक्ति रचनाएं उन्होंने दी। और जैसा कि फिल्मी गानों में भी हमें मिलते हैं और हमेशा हमें द्रवित करते हैं, भारत की सेना और देशभक्ति का जो तालमेल है उसको पिरोने में हमारे गीतकार, रचनाकार, कविताकार हमेशा अपना सहयोग इस समाज को देते रहे हैं। हमने गानों में सुना है, संदेशे आते हैं, ऐसे गीत देशभक्ति, ये प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐसे गाने देशभक्ति के हमेशा बने हैं। और आज हमारी कवित्री उमा त्रिनायक जी ने देशभक्ति गीतों से हम सबको ऊर्जा से, पूर्णतया से भर दिया है। और मैं इसी तरह नमन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद इस मंच को निरंतर मिलता रहे। और इसी के साथ आभार व्यक्त करते हुए मैं मंच के अगले कवि के लिए स्वागत में 2 लाइन कहूँगा। मुझसे नफरत करनी है तो बेशक कर, मुझसे नफरत करनी है तो बेशक कर, पर कमबख्त उतनी तो कर जितनी मैंने मोहब्बत की थी। पर कमबख्त उतनी तो कर जितनी मैंने मोहब्बत की थी। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे मंच के अगले कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को। बेहद ही नरम व्यक्तित्व के धनी हमारे अवधेश जी, गज़ल, कविता, कह सकते हैं कि रचना के क्षेत्र में नाटककार भी हैं और बहुत अच्छे नाटककार हैं। और सबसे बड़ी खूबी उनकी जो है कि मंच के कलाकार में जो जिम्मेदारी उनको मिलती है उसमें वो इस तरह समा जाते हैं कि ये महसूस नहीं होता कि किस दर्जे के कलाकार हैं। और आज अपनी नज़्म लेके हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं अवधेश विश्वकर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निर्झरणी के इस मंच से एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है आप सभी को गज़ल जरूर पसंद आएगी। इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका, ऐसी किताब है ये, ऐसी किताब है ये, कोई पढ़ नहीं सका, ऐसी किताब है ये, कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी। बीता है व्यर्थ जीवन मंदिर बनाने में, बीता है व्यर्थ जीवन मंदिर बनाने में, हृदय में प्रेम मंदिर, हृदय में प्रेम मंदिर कोई गढ़ नहीं सका, ऐसी किताब है ये, कोई पढ़ नहीं सका,
इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी। भरा ज्ञान का खजाना हाथों में शस्त्र है, लिए ज्ञान का खजाना हाथों में शस्त्र है। जीवन का मर्म लेकिन कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका। ऐसी किताब है ये कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी। मैं ही हूं सबसे श्रेष्ठ, मैं ही अनंत हूं, मैं ही हूं सबसे श्रेष्ठ, मैं ही अनंत हूं। अवधेश की ये माया कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका। ऐसी किताब है ये कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सका। ऐसी किताब है ये कोई पढ़ नहीं सका, ऐसी किताब है ये कोई पढ़ नहीं सका, इस जिंदगी की सीढ़ी। नमस्कार। इस जिंदगी की सीढ़ी कोई चढ़ न सका, ऐसी किताब है ये कोई पढ़ न सका। अपनी अद्भुत प्रतिभा के धनी अवधेश विश्वकर्मा जी ने आज भी अपनी गज़ल से आपको प्रसन्न किया होगा। आप अपनी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं अवधेश जी का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और किस तरह के विचार वाले हैं वो, जो ऐसी रचनाएं मंच पे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसे ही आपका आशीर्वाद और सहयोग मंच को मिलता रहे, इसी भावना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच के अगले कवि ईशान में 2 लाइनें कहूँगा। बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, पर खुशबू ने शहर भर में तमाशा कर दिया, पर खुशबू ने शहर भर में तमाशा कर दिया। आज के कार्यक्रम के अंतिम कवि और मंच के मोहब्बत के शायर कुमार कलहंस जी हमारे बीच में हैं, और मैं उनकी जो पहचान है वह मोहब्बत की शायरी की है। लेकिन आज तक उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी और इतनी विधा में लिखी कि मैं किसी एक विधा को उनके साथ जोड़ना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन फिर भी आज वो आपको क्या देंगे अब आप सुनिए। मैं कुमार कलहंस जी से आग्रह करूंगा कि पटल पर उपस्थित हों। नमस्कार मित्रों, मैं कुमार कलहंस पुनः निर्झरणी के मंच पे आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज जो मैं कविता लेके आया हूँ तो वो बरसात के ऊपर है। हालांकि बरसात आ चुकी है, अच्छी हो रही है, लेकिन आप लोग इस बात पे सहमत होंगे, विगत कुछ वर्षों में बरखा जब आती है, वर्षा जब आती है, तब हम लोग उतने निश्चिंत नहीं रहते हैं। डर लगा रहता है कि कहीं पानी बरसेगा, कहीं नहीं बरसेगा, कहीं इतना बरसेगा कि प्रलय आ जाएगी। उसके जिम्मेदार हमें लोग हैं। हमने पर्यावरण के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि वर्षा ऋतु का पैटर्न ही बदल चुका है। तो उन्हीं सब बातों को निरूपित करती मेरी यह कविता है। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ बरसों से तेरा रंग अंदाज अलग है। बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ बरसों से तेरा रंग अंदाज अलग है। कहीं कहीं पर बूंदे झरती, कहीं कहीं पर पत्थर, कहीं कहीं पर बूंदे झरती, कहीं कहीं पर पत्थर, कहीं खुशी की कोपल उगती, कहीं कहीं खुशी की कोपल उगती, दुख है कहीं 72,
कहीं कहीं पर बूंदे झरती, कहीं कहीं पर पत्थर, कहीं खुशी की कोपल उमड़ती, दुख है कहीं 72, भयकारी विष लहरें आती, लीलने को सब आतुर। भयकारी विष लहरें आती, लीलने को सब आतुर, सहलाती दुलराती लहरें मात कहीं पर बनकर, रंग नहीं तेरा कोई पर, रंग नहीं तेरा कोई पर, सज्जा राज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर अंदाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ बरसों से तेरा रंग अंदाज अलग है। सागर रेगिस्तान बन गए रेत उड़े खेतों में। देखिएगा, जिस स्थान पर पहले बारिश नहीं होती थी, आजकल वहां बाढ़ आने लगी है। तो सागर रेगिस्तान बन गए रेत उड़े खेतों में, बूंद बूंद पानी को तरसे फसल जले खेतों में। सागर रेगिस्तान बन गए रेत उड़े खेतों में, बूंद बूंद पानी को तरसे फसल जले खेतों में। रेत विपुल जलधारा पाकर पगलाए अपनाए, रेत विपुल जलधारा पाकर पगलाए उपनाए, प्यास विकल हो तांडव करता, प्यास विकल हो तांडव करती मैदानी स्रोतों में। कर्कश कड़क प्रकंपित करती, कर्कश कड़क प्रकंपित करती, सुर आवाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है। आखिरी बंदे मित्रों, ध्यान चाहूंगा कि उन्नतशील परम ज्ञानी होने का दम भरते हैं, उन्नतशील परम ज्ञानी होने का दम भरते हैं, पेड़ काटते राह रोकते पाप कर्म करते हैं। उन्नतशील परम ज्ञानी होने का दम भरते हैं, पेड़ काटते राह रोकते पाप कर्म करते हैं। तेरी भी क्या गलती है जो पाती लौट आती है, तेरी भी क्या गलती है जो पाती लौट आती है। हम भी अपने दुष्कर्मों का उचित दंड भरते हैं, हम भी अपने दुष्कर्मों का उचित दंड भरते हैं। मनुज हुआ है भोगी, मनुज हुआ है भोगी जीने का ढंग, मनुज हुआ है भोगी जीने का अंदाज अलग है, बरस रही हो बरखा रानी पर आगाज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है, बीते कुछ वर्षों से तेरा रंग अंदाज अलग है। नमस्कार। बरस रही हो बरखा रानी पर अंदाज अलग है। आज फिर उन्होंने अपने अंदाज में बरसात और बरखा को पिरो के आपके सामने प्रस्तुत किया और उनकी यह नई रचना है। उन्होंने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और आज पूरे देश में बरसात का माहौल है, आप सब उस चीज़ से प्रभावित हैं और पिछले 10 वर्षों में बरसात ने अपना पहचान जिस हिसाब से हमारे सामने रखा है, तो उस चीज़ को उन्होंने संज्ञा मान के, उस विषय को उन्होंने समझ के बरखा बरसात पे अपनी रचना दी। बेहद ही संवेदनशील रचना और बहुत ही प्रभावी करने वाली रचना, और हम सब ने उनकी रचना को सुना। और श्रोता अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं कुमार कलहंस जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मंच से निर्झरिणी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले चलते हुए अब मैं कविता का इतिहास, यह एक बहुत बड़ा विषय है। अब चूँकि पूरे भारत में कविता और काव्य को जानने वाले लोग हैं, लोग कविता लिखते हैं, लेकिन भारत में कविता को इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। मित्रों, रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादन शब्द को काव्य कहा गया है। और आज के अंतिम जो हमारा अभिवादन रहता है वो है एक गीत। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आज अपने मिलन के अंतिम दौर में हैं हम, और अलविदा कहने से पहले मैं फिर से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार की गाइडलाइन को फिर से आपको याद दिलाऊंगा। मित्रों, बरसात का समय है
कोरोना भी है समाज में, हमको पता नहीं है कि किसके अंदर वह कीटाणु जीवाणु हमारा दुश्मन है कहाँ नहीं है। इसके लिए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम बनाए हैं हमें उनको पालन करना है, जिसमें से हमें बाहर कोशिश करें कि अनावश्यक बाहर न जाएं। अगर किसी ऐसी विषम परिस्थिति में हमें बाहर जाना पड़ रहा है या किसी आवश्यकता के लिए जाना पड़ रहा है तो हमें अपने पूरे साजो सामान के साथ निकलना चाहिए। शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से बना के हमको निकलना चाहिए। मुंह में मास्क होना चाहिए। बाहर हम कहीं जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखें। इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम अपने परिवार को और अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे और इस बीमारी से हम जीत पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं मैं। आज हम आपसे अलविदा कहते हैं और मिलेंगे फिर अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।